अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मुल्क में सियासी लड़ाई और गैर यकीनी की सूरत हाल पर तो आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे ही, मगर इससे पहले बात होगी बलूचिस्तान में जारी दहशतगर्दी की लहर की कि जिसका निशाना अब वहाँ काम करने वाले मजदूर बने हैं। बलूचिस्तान के ज़िला पंजगोर में 7 मजदूरों को सोते वक्त हलाक किए जाने की इतलात सामने आई हैं। मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाले ये सब मजदूर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रात को सो रहे थे कि जब नामालूम दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग कर दी। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ कोयटा से मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद अली शाह साहब। सलाम सैयद अली शाह साहब। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजगोर में आखिर क्यों सोते हुए मजदूरों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया और दहशतगर्दों का क्या मोटिव जो है वो हमारी समझ में आता है इस वाक़े के बाद? देखिए, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। ये पंजगूर के इलाका है खुदाबान, उसमें रात को लेट आवर्स में वहां पे नामालूम मुलजमान गए एक घर में, उन्होंने वहां पे फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में 7 मजदूर जो है वो जान बहक हो गए, एक जख्मी हुआ। ये टारगेटेड अटैक था और ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। इससे कबल भी इस तरह के वाकयात रुनमा होते रहे। आपने देखा कि मुसाखिल में 20 मुसाफिर जो थे उनको one by one they were targeted and they were killed on the spot. इसके अलावा आपको पता है कि बलूचिस्तान गुज़श्ता 2 दहाइयों से इस तरह के टारगेट किलिंग, बम धमाकों और अगवा बराए तावान के वाकयात की जद में है। इसी तरह के सिमिलर जो इंसिडेंट्स है ये खेच यानी तुर्बत में रुनमा हो चुके हैं, इसी तरह गवादर में, इसी तरह कोयटा में, मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पर मजदूर टारगेट किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार है उनको टारगेट किया जाता है, जो प्रो गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस है उनको टारगेट किया जाता है। ये सिलसिला गुज़श्ता 2 दहाइयों से जारी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ज़ाहिर है क्योंकि आपने इसका एक बाकायदा पस मंज़र जो है वो बयान किया, आपको क्या समझ में आता है एक मखसूस सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को टारगेट क्यों किया जाता है हलाक करने के लिए, और आखिर इसकी हमें क्या वजह समझ आती है? पुलिस तहकीकात होती होंगी ज़ाहिर है इन सारे वाक़यात के बाद, उन तहकीकात में क्या चीज़ सामने आती है? देखिए, ये तो आपको पता है कि जो बलूच सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो वक्तन फवक्तन इन वाकयात के क्लेम्स भी करते हैं और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जहां तक पुलिस तहकीकात की बात है वो भी यही कहते हैं कि जी ये इन्होंने किया है, उसके बाद फिर तहकीकात होते हैं। लेकिन जाहिर है यहाँ इस तरह के अक्सर जो वाकयात होते हैं उसका फॉलोअप भी इस तरह का ठीक नहीं होता है, सही तहकीकात भी नहीं होती है। वाकया रुनमा होता है, फिर हुकूमत बलूचिस्तान है, इनके यहाँ पे 1 दर्जन मिनिस्टर्स है, लेकिन एडवाइजर्स है। अली साहब, ये एक विशियस सर्कल सा चल पड़ा है। ऐसा लगता है कि वाकया होता है, फिर पुलिस तहकीकात करती होगी, फिर वाकया होता है और फिर उसके बाद एक और वाकया हो जाता है। आपने जिस तरह खुद भी अपने जवाबात में कहा, तो ये कितनी एक तशवीशनाक बात है कि तहकीकात से हमें कोई ठोस एविडेंस या ठोस शवाहिद, उस तरह से ठोस अज़ाइम नहीं मालूम हो पा रहे अभी तक, या क्योंकि सूबे में तो इस बात से सारी खौफ व हरास भी आई एम श्योर कि फैला होगा, लोग भी कंसर्न्ड होंगे, ख़ास तौर पे वर्क फोर्स के ऊपर इस किस्म का हमला होना, जो कि दूसरे सूबों से आकर बेचारे गरीब लोग हैं वो जो काम करते हैं बलूचिस्तान में। तो ये तो बड़ी तशवीशनाक बात है। सूबे में खौफ व हरास कितना है इस सारी वाक़े के बाद? यकीनन बहुत ज्यादा खौफ हरास है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग अब बदकिस्मती से इस तरह के वाकयात सुनने के लिए वो आदी हो चुके हैं। 2 दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। ये इसमें थोड़ा सा तातुल आया था या एक अनईजी काम था। अच्छा। 2013 से लेके फिर 2024 तक, लेकिन मैं स्पेसिफिकली 2024 का, खासकर 25 अगस्त, 26 अगस्त ठीक है, बैक वो वक्त दोबारा बढ़ गया। आसमान। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सैयद अली शाह साहब। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी थे, और सैयद अली शाह साहब ने हमें ये बताया कि वर्क फोर्स बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के निशाने पर है। अब थोड़ा सा वापस आते हैं वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की तरफ और ये जानने की कोशिश करते हैं कि PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसके निशाने पर है यहाँ पर। वो लड़ाई जिसका नज़ारा हम पिछले कई हफ्तों से पार्लियामेंट और इदारों में देख रहे हैं, और वो अब फैल कर सूबों तक आ गई है। पाकिस्तान का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा इस वक्त उस सूबे के साथ सियासी और किसी हद तक इंतजामी लड़ाई में मसरूफ़ है कि जहाँ तीसरी बार एक ही जमात मुसलसल बरसरे इक़्तिदार आई है, और जहाँ इस वक्त वफाक की तमाम इत्तेहादी जमातें अपोजिशन में हैं। 28 सितंबर को रावलपिंडी में PTI ने जलसे का ऐलान क्या किया कि पूरा शहर ही कंटेनरिस्तान बन गया। सूबाई हुकूमत और इंतजामिया की तसल्ली जब रावलपिंडी शहर की इस्लामाबाद, पेशावर और दीगर शहरों के साथ ज़मीनी राब्ते ख़त्म करने और सड़कें सील करने पर भी ना हुई, तो उसके बाद बारी आई PTI क़यादत और वर्कर्स पर आंसू गैस शेलिंग और बाज़ मकामात पर पुलिस की जानिब से फायरिंग की।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का काफिला मोटरवे पर बुरहान इंटरचेंज क्रॉस ना कर सका और रावलपिंडी में दाखिल होने बगैर ही वापस लौट गया। गंडापुर साहब के बकौल उनके काफिले पर न सिर्फ पंजाब पुलिस ने सीधी फायर किए बल्कि मामला बिगड़ने पर उनके काफिले में शामिल सिक्योरिटी एहलकारों ने खुद पंजाब पुलिस के झड़पों में जख्मी होने वाले एहलकारों को भी रेस्क्यू किया। मगर अब इसके साथ ही वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक गोली के बदले 10 गोलियां चलाने और अगली बार भरपूर मज़ाहमत करने का ऐलान भी कर दिया है। ये बयान इस तनाजुर में और भी अहम और तशवीशनाक है कि अब से सिर्फ 2 रोज़ बाद PTI पंजाब के 3 बड़े शहरों मुल्तान, फैसलाबाद और मियांवाली में एहतजाजी मुजाहरे करने जा रही है। बज़ाहिर अब दिखाई यही दे रहा है कि PTI ने जलसों के हवाले से अपनी हिकमत अमली तब्दील की है और एहतजाजी रैलियों और जुलूसों पर ज़्यादा फोकस करने का फैसला किया है। दूसरी जानिब पुलिस शेलिंग और तशद्दुद का शिकार सिर्फ PTI वर्कर्स ही नहीं हुए बल्कि सहाफ़ी भी इसका निशाना बने। रावलपिंडी जलसे की कवरेज के लिए आए जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैदर शिराजी पर पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद करने और उनको गिरफ्तार करने के साथ साथ ये धमकी भी दी है कि उनको 9 मई मुकदमात में नामजद कर दिया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर उनको जाली पुलिस मुकाबले में भी हलाक किया जा सकता है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती नाजरीन। रावलपिंडी की रिहायशी 83 साला बुजुर्ग खातून रोशन बीबी को पुलिस ने दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया, जिसको आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनको मुकदमे से डिस्चार्ज करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। आज अब इतलात ये आ रही हैं कि हुकूमत ने 8 सितंबर को संजानी जलसे में तकरीर करने वाले PTI क़यादत के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का फैसला किया है और उमर अयूब, शेख वकास अकरम, शुएब शाहीन और आमिर डोगर समेत 50 से 60 के करीब PTI रहनुमा इन मुकदमात की जद में आ सकते हैं, जिसका के बाज़ाब्ता मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाएगी। और इसके साथ साथ जेल में कैद इमरान खान और खैबर पख्तूनख्वा से जलसों की क़यादत करने वाले अली अमीन गंडापुर को भी दहशतगर्दी के मजीद 3 नए मुकदमात में नामजद कर दिया गया है। शेलिंग, फायरिंग, मुकदमात और गिरफ्तारियों का सामना करने वाली PTI अब पंजाब के अंदर अपने एहतजाज का दायरा कैसे वसी करेगी और जलसों जुलूसों के मामले पर खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई अब क्या रुख इख्तियार करने जा रही है, इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शेख वकास अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम अगर पिंडी एहतजाज की तरफ जाने से पहले आज जो डेवलप कर गई है सिचुएशन उस पर बात करें। ताज़ा तरीन पेशरफ पर अगर पहले बात हो जाए, हुकूमत ने आप समेत PTI के 50 से 60 रहनुमाओं के खिलाफ बगावत के मुकदमात दर्ज करने का फैसला कर लिया और सेक्शन 196 के तहत दर्ज होने वाले ये मुकदमात नाकाबिल ज़मानत हैं, जिनमें गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की ज़रूरत भी नहीं होगी। क्या आप इस मुकदमे की गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं सर? देखें जी, क्योंकि हम हक के साथ खड़े हैं, बातिल के खिलाफ हैं, जाली हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हैं, गासिबों के खिलाफ खड़े हैं, मैंडेट चोरों के खिलाफ खड़े हैं, तो कुछ सोच समझ के खड़े हैं। जिस किस्म का जबर भी ये करना चाहते हैं, जो भी जुल्म ये करना चाहते हैं, कर लें। जब तक जान है कलमा हक कहते रहेंगे, और कलमा हक जब आप कहते हैं तो आपको बहुत सी रुकावटों का सामना करना पड़ता है। मेरे रब की ज़ात भी है, वो अल्लाह भी देख रहा है और ये कौम भी देख रही है। ये अपनी बंदूकें, अपना जुल्म आजमा लें और फिर ये हमारा सब्र और हमारा वलवला और जोश भी देखेंगे। तो इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो मुकदमात हैं, ये बहुत से लोगों के ऊपर ऑलरेडी है। 9 मई के बाद बहुत से झूठे मुकदमे बने और 9 मई के मुकदमों का तो आपने हैदर शिराजी का जिक्र किया कि उस बेचारे को भी उन्होंने कहा कि तेन उसी 9 मई के पा देंगे। बिल्कुल, लेकिन इस मुकदमे में शेख साहब, इस मुकदमे में शेख साहब वरीइंग एस्पेक्ट ये है कि चूंकि ये गद्दारी का मुकदमा है, इसमें वारंट के बगैर गिरफ्तारी भी हो सकती है और कहीं से भी आपको गिरफ्तार कर सकते हैं और जमानत भी नहीं होगी। आप तो कह रही है ना मुकदमा, आप तो बात कर रही हैं कि मुकदमे के साथ गिरफ्तारी करेंगे और वारंट की जरूरत नहीं होगी। यहाँ तो हमें पार्लियामेंट के अंदर से नकाबपोशों ने अगवा कर लिया था, तो आप क्या बात कर रही हैं? ये तो मुकदमा नहीं भी होगा तो भी जब जो जुल्मो इस्तेदाद की इनकी जो इस वक्त मिसालें मौजूद और कहानियां जो ये लोगों के साथ कर रहे हैं, तो मुकदमों के बगैर भी बंदों को उठा लेते हैं। ये तो एक बिल्कुल सही है, भूल गए थे हम थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल बनाना रिपब्लिक का सा एक समा है और ये तो स्टेट को तबाह कर रहे हैं। तो ये चीजें तो अब चलेंगी जी, ये हिस्सा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। पंजाब में अब क्या PTI सिर्फ रैलियां निकालेगी और एहतजाजी जो रैलियां हैं उन्हीं के थ्रू, जुलूसों के थ्रू एहतजाज करेंगे, जिसका इनेका, क्योंकि जलसों का इनेकाद तो आप लोग NOC के लिए जाहिर है हुकूमत ने तो वो देने नहीं है, तो अब सिर्फ रैलियों और जुलूसों तक बात आ गई है। देखिए शबा, बात यह है कि इन लोगों ने हमें NOCs दिए और NOCs देने के साथ ही इन्होंने हर जिले में से डिटेंशन ऑर्डर्स निकाले, हमारे बंदे अगवा किए, हमारे बंदे गिरफ्तार किए। NOC देने के बाद इन्होंने कंटेनर्स लगाए, NOC देने के बाद इन्होंने हम पे दहशतगर्दी के पर्चे दिए, NOC देने के बाद इन्होंने उन NOCs के बावजूद
रास्ते जो है मोटरवेज ब्लॉक कर ली, इंटरचेंजेस ब्लॉक किए, बिला इश्तियाल टीयर गैस संजानी में जहाँ कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ कहीं भी, खामखा इन्होंने 7 बजे के बाद वो इन्होंने एक अपना ही काम शुरू कर दिया वहाँ पे। तो कहने का मकसद ये है कि जब आप एनओसी देने के बाद हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो फिर एहतजाज करने के अलावा, जो कि हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, उस पुरअमन एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या हल रह जाता है? आप ठीक मुझे है। खुद बता दें। हमारे पास फिर कोई और चॉइस नहीं है। दे हैव पुश्ड अस टुवर्ड्स दिस प्रोटेस्ट। ठीक है। अच्छा, अब आपने चूंकि खुद ही कंटेनर्स का और रास्ते बंद करने का जिक्र भी कर दिया है, पीटीआई के पास अब कंटेनर्स लगने और रास्ते ब्लॉक किए जाने की काउंटर स्ट्रेटजी फिर क्या है? आपने रावलपिंडी में ये देख लिया कि इंतजामिया का प्लान ए क्या था आपके खिलाफ, अब आप लोगों को इकट्ठा करने का प्लान बी क्या है? देखे, ये इंतजामिया के जो भी प्लान था, एक बात तो तय है, और आपको पता है कि इमरान खान साहब ने आज जरिए गंडापुर और पंजाब और केपीके के वर्कर्स को पिंडी के हवाले से, लियाकत बाग के हवाले से खराज तहसीन पेश किया है। हमारे लोग तो वहाँ पहुंच गए थे। लियाकत बाग से चंद ही मतलब 50 मीटर्स के ऊपर हमारे लोग खड़े थे, और ये मान लेनी चाहिए बात कि गवर्नमेंट हैड फेल्ड बेसिकली टू मैनेज दैट प्रोटेस्ट दैट डे। इट वाज आउट ऑफ कंट्रोल इन अ सेंस कि इनके पास गने थी, इनके पास शेलिंग थी, इनके पास रबर बुलेट्स थी। बुरहान में तो खैर लाइव एम्यूनिशन था, मगर उनके सामने अच्छा। रहते नौजवान बच्चे नौजवान थे, वो खड़े रहे, रजिस्ट करते रहे, और रात लेट नाइट तक करते रहे, और इन्होंने शेलिंग से उन इलाकों में तबाही फेर दी। वहाँ पे बुजुर्ग लोग मौजूद थे, वहाँ पे प्रेग्नेंट खवातीन और बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जो कि इनकी उस शेलिंग की वजह से बीमार हुए। 2000 लोग आईडीएफ के डॉक्टर्स ने ट्रीट किए, हमारे 2000 लोग मेजर माइनर इंजरीज के साथ, लंग्स के इशू लोगों को। तो जालिम लोग एक्सपायर्ड शेल इस्तेमाल किए इन्होंने, एक्सपायर्ड गैस जो है वो शेल जो है वो हुए। तो स्ट्रैटेजी सीधी सी है जी, हम तो निहत्ते पुरअमन लोग हैं, हमें तो जहां खान कहेगा पहुंचना है हम वहां पहुंच जाएंगे। ये अपनी बंदूकें लेके खड़े होते हैं, हमेशा की तरह खड़े रहेंगे। हमने क्या स्ट्रैटेजियां इधर उधर की बनानी है? हम कोई खुदा न खास्ता रियासत से जंग करने तो नहीं जा रहे, हम तो पुरअमन एहतजाज करने जा रहे हैं। आगे जाते हैं कि हमने लियाकत बाग आना है, हम ठीक कौन है। सा कोई कोवर्ट ऑपरेशन कर रहे थे? तो इंशाल्लाह जो अब प्लान है जिसमें 2 को मुल्तान की बजाय अब हम बहावलपुर जा रहे हैं, क्योंकि मुल्तान में क्रिकेट मैच है और खान साहब ने क्रिकेट के हवाले से और पाकिस्तान की ठीक है। अगेन पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने वो अलाउ किया है। अब ये फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर में दो तारीख को हम फैसलाबाद, मियांवाली और बहावलपुर जा रहे हैं। 4 तारीख को खान ने पैगाम भेजा है चीफ मिनिस्टर केपी को कि 4 को आप डी चौक पहुंचे, 4 को आप डी चौक पहुंचे। अच्छा। अब मोस्ट प्रोबेबली उनकी सुबह मुलाकात है, खान साहब को पैगाम उन तक पहुंचा दिया गया है। जो चीजें फाइनल होंगी, अभी जो फाइनल अनाउंसमेंट्स होंगी स्ट्रेटजीज या अरेंजमेंट्स के हवाले से या आने जाने के वक्त के हवाले से, वो क्योंकि वो खुद लीड कर रहे होंगे डी चौक के हवाले से 4 तारीख की जो गंडापुर साहब। प्रोटेस्ट है जी गंडापुर, तो वो खुद ऐलान करेंगे। वो अभी करते हैं या सुबह करते हैं, वो अपने उस हिसाब से करेंगे, और जब वो करेंगे उसके बाद ही खान ठीक है। साहब का पैगाम जो है वो आ गया है। अच्छा, हो उनसे सकता है भी उनकी और खान साहब की कल मुलाकात भी हो जाए। ठीक है। तो और फिर उसके बाद 5 तारीख मीनार पाकिस्तान जी। ये बर्थडे की सेलिब्रेशन होगी 5th को? नहीं जी नहीं, बर्थडे वो तो बर्थडे तो खान साहब की है, और अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे और उन्हें सलामती दे और उन्हें सेहत दे। उनके जज्बे बुलंद हैं और रहेंगे। इट्स टू सीरियस ऑफ एन इशू टू जस्ट ठीक टू है। रिलेटेड टू बर्थडे। ये एहतजाज होगा अदलिया की आज़ादी के लिए, ठीक आइन है। के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ठीक है। अच्छा, अब आपने जो स्ट्रैटेजी बताई है और जिन शहरों का जिक्र किया है, भावलपुर, मियांवाली और फैसलाबाद, यहाँ पर तो आप लोगों की रैलीज हैं जो कि ऐसे शहर हैं कि ठीक है, रैली लोग इकट्ठे होंगे, बाजारों में होंगे, ट्रैफिक वगैरह रुक जाएगी और आप लोगों का मकसद पूरा हो जाएगा। जो डी चौक नहीं, की ऐसे लोकेशन नहीं, है। ऐसे नहीं शिफा। हर शहर में जिन 3 शहरों का जिक्र किया गया है, वहाँ पे एक पॉइंट होगा, जैसे लियाकत बाग था या यहाँ पे डी चौक है, वहाँ अच्छा। भी एक पॉइंट तय होगा, और लोग उस पॉइंट पे पहुंचेंगे, अपना पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे और अपने घरों को वापस आ जाएंगे। ये तो बड़ी ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज करेंगी पाकिस्तान की पुलिस को, अगर हम कह लें इस्लामाबाद की, या पंजाब पुलिस होगी लाहौर मीनार पाकिस्तान पे। ये कैसे होगा सर? आपको लगता है ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। हम अपना पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं। सैनिटी शुड प्रिवेल, दे शुड नॉट ट्राई टू स्टॉप अस।
اور اگر یہ کوشش کریں گے تو پھر جیسے علی امین نے خان نے اٹک کا پل کراس کیا اور لاسٹ ٹائم وہ لاہور بھی پہنچا رکاوٹیں ہٹا کے، اسی طریقے سے وہ پہنچے گا ڈی چوک۔ کیونکہ ڈی چوک پہ کل ہی کی خبر ہے کہ سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب بھی کل اریسٹ ہوئے تھے، وہ تو فلسطین کے لیے مظاہرہ کر رہے تھے، تو یہ بھی اب سچویشن ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے کہ اس ملک میں فلسطین کے مظاہروں پہ لوگ جو ہیں وہ گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک ایسا ملک جس نے کئی سالوں سے فلسطین کی ایمبیسی یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اس کے کاز کے لیے لڑ رہا ہے، اس رجیم نے تو آگے تباہی نکال دی ہے۔ 83 سالہ جس بوڑھی اماں کا آپ نے ذکر کیا، جی کس طرح افسوسناک سیماوی ہے اور اس کے بالکل، ساتھ 12 اور عورتیں شامل ہیں، اس ملک کے تو سوشل فیبرک کا شفا انہوں نے جنازہ نکال دیا ہے۔ لیکن مطلب ہے ایک طرف بشرا بی بی جو فرسٹ لیڈی ہیں، ان کے اندر جیل میں رات کے وقت مطلب عورتیں جا کے، اور وہ جو جیل کا عملہ ہے وہ ان کی سر کی چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی لیتے ہیں کہ بالوں میں تو نہیں کوئی چیز چھپائی ہوئی۔ اس ملک میں تو انہوں نے کچھ چھوڑا نہیں، پتہ نہیں یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں، میرے پاس سخت الفاظ ہیں، میں وہ نہیں کہہ سکتا، میرے پہ ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ ٹھیک ہے، میں یہ سمجھتا ہوں they have made a mockery of the law, mockery of the democratic norms and traditions۔ ظالم لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، ایک پہلو اس میں ساری ڈی چوک کا مظاہرہ ہو یا مینار پاکستان کا مظاہرہ ہو، ڈی چوک اس سے زیادہ سینسیٹیو ہے، اس لیے ڈی چوک پہ میں رہ کر اپنا سوال فریم کروں گی۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خان صاحب نے آپ لوگوں کو زیادہ بڑا چیلنج دے دیا ہے، وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو کہ ہاں بھائی ابھی چھوٹے موٹے مظاہرے تو ہم نے ادھر ادھر کر لیے ہیں، پنڈی میں کر لیا، وہ بھی بڑا تھا، خیر لوگ بہت آئے کے پی سے، وی ور فالوئنگ اٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ڈی چوک پہ آپ کو لانا کہ بھائی آؤ اب یہاں پر ڈی چوک پہ احتجاج کر کے دکھاؤ، یہ خان صاحب کا ٹیسٹ زیادہ نہیں لگ رہا آپ کو؟ دیکھیں ہمارا قائد کتنے مہینوں سے جیل میں ہے، کتنی گرمی برداشت کی، 400 سے کتنی زیادہ دن، سہولتیں برداشت، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر وہ آج یہ سمجھتے بھی ہیں کہ ہم کس کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں، تو یہ رائٹ فلی وہ ہے، کرنا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ٹارگٹ جو ہے اپنے ہی ملک میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی ایشو ہے۔ پھر میں نے کہا کہ یہ اپنی طاقت آزمائیں، ہم اپنا صبر آزمائیں گے اور آپ ٹھیک ہے، دکھائیں گے کہ ہم یہاں پہنچیں گے۔ تو یہ اب وہ جو لائے عمل ہے سارا، وہ علی امین خان صاحب خود فائنل کرنے کے بعد اناؤنس کریں گے، مگر پیغام کا میں آپ کو بتا دیا، میں نے آپ کو پیغام پہنچا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شیخ صاحب، کیا خان صاحب پارٹی کی کسی لیڈرشپ سے یا کسی لیڈر سے، رہنما سے ناراض بھی ہیں کہ وہ نکلے نہیں، سامنے نہیں آئے؟ کیونکہ ان کا ایک جو جملہ ہے، صرف سن لیجئے، وہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ان کی چل رہی ہے، میں آپ سے صرف تصدیق یا تردید کرانے کے لیے پوچھ رہی ہوں کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پیٹ کی سرجریوں والے، کورونا والے، امراض میں مبتلا، ان کو فوراً پارٹی سے نکال دیں۔ دیکھیں خان صاحب، یہ جو اس قسم کا جملہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ہے ٹھیک ہے، اور مجھے ابھی تک کوئی ایسی اطلاع نہیں آئی ہے، مگر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو کسی کا جینون ایشو ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اس پہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، مگر اگر لوگ جینون ایشوز کے بغیر اس قسم کے بہانوں سے احتجاج سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو ویسی پارٹی میں نہیں رہنا چاہیے، خان صاحب کہیں یا نہ کہیں۔ صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا پنجاب پولیس کو شیخ صاحب یہ بھی آپ لوگوں پہ الزام لگ رہا ہے، اور جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے کل ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ پنجاب پولیس پہ بہیمانہ تشدد ہوا خیبر پختونخوا سے آنے والے قافلوں کی طرف سے، اور ان پر فورس استعمال کی گئی، اور وزیر اعلیٰ گنڈا پور کا پھر یہ اعلان سامنے آنا کہ بھئی ایک گولی چلے گی تو ہم 10 اور چلا دیں گے۔ یہ اعلان کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ کیا یہ کہیں وفاق اور صوبے کی لڑائی کی طرف تو نہیں معاملے جا رہے؟ دیکھیں جی، وفاق جو ہے وہ صوبے کو پرووک کر رہا ہے، ایک ایسا صوبہ جو طالبان کے اور دہشت گردی کے خلاف وار آن ٹیررزم میں فرنٹ لائن کا مجاہد ہے، قربانیاں سب سے زیادہ ہے، شہادتیں سب سے زیادہ ہے، تو ایسے لوگوں کو جب آپ ان کے بچوں کو مارنے کی کوشش کریں گے تو پھر وہ جذبات پہ، اگریشن میں اس قسم کا ہی جواب آئے گا نا۔ آئین تو اجازت دیتا ہے سیلف ڈیفense کی۔ سادہ کپڑوں میں آپ پولیس کے جتھوں میں سادہ کپڑے کے لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کے آپ ان سے گولیاں چلوا رہے ہیں، چاہے وہ لائیو ہیں، ایمونیشن ہے یا ربر بلٹس ہیں۔ This is not fair. This is Pakistan. This is my Pakistan. This is your Pakistan. This Pakistan belongs to everybody, not just to those who have taken over through this fake 47 forms. ٹھیک ہے۔ اچھا، اور گنڈا پور صاحب ٹائم پہ پہنچ جائیں گے ان احتجاجوں میں؟ کیونکہ لوگ ان سے بھی ذرا ناراض ہو رہے تھے، آپ لوگوں کا ورکر کی بھی بڑی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں، وہ کہتے ہیں جب سارا میلہ لٹ جاتا ہے تو پھر گنڈا پور صاحب پہنچتے ہیں، یا کبھی کبھار تو وہاں پر بھی نہیں پہنچتے۔ نہیں، ایسی بات نہیں، لیٹ چلتے ہیں وہ، یہ بھی کہا ہے 12 بجے چلتے ہیں وہ، جلدی نہیں چلتے۔ دیکھیں جس آدمی نے
उसको अकेले आने का तो कभी नहीं कहा जाता ना, वो आता है हजारों लोगों के साथ। चीफ मिनिस्टर आता है हजारों गाड़ियों के साथ। आप ठीक देख है। ले कितने मीलों तक, कल भी कितने मीलों तक जो है वो फासले पे वो गाड़ियां ही गाड़ियां लोग थे। तो फिर उनकी असेंबली, उनका इकट्ठा होना, उसको हम 5 गाड़ियों के साथ तो मूव नहीं करा सकते ठीक हैं। है, इट टेक्स टाइम। तो मैं ये समझता हूँ कि वो फिर जब आप रुकावट के सामने खड़े हो जाते हैं ठीक है, तो फिर फिर आपको टाइम लगता टाइम का है। अंदाजा नहीं है सही है। कि आप इसको आधे घंटे में क्लियर करेंगे या 2 घंटे में क्लियर करेंगे। यू ठीक है। नेवर नो। फाइनली शेख साहब, फाइनली एक तरफ सड़कों पर, चौराहों पर पीटीआई पंजाब हुकूमत और पुलिस से लड़ रही है, दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ किसी भी किस्म के मज़ाकरात के दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो क्या इसका मतलब यही है कि यही समझा जाए कि पीटीआई और इमरान खान ने अब सिर्फ मज़ाहमत करने का फैसला किया है, नतीजा चाहे जो मर्जी निकले, नो टॉक्स? एहतजाज जी, एहतजाज ज़ालिमों के खिलाफ और जुल्म के खिलाफ एहतजाज, फिर अगेन मैं कहूँगा ये हमारा आईनी हक है। क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, वो तो जब 7 बजे इन्होंने जेल खुलवा के एक जलसे के लिए इन्होंने जो है वो खान साहब से बात करवाई थ्रू सरकार, वो उसकी जवाब में खान साहब ने तो स्टेट्समैन होने का सबूत दिया और जलसा आगे कर दिया। पर उस जलसे में हमारे साथ क्या हुआ? 5 दहशतगर्दी के जलसे, चीफ मिनिस्टरों पर्चे, चीफ मिनिस्टरों में नॉमिनेटेड, गौहर साहब नॉमिनेटेड, मैं नॉमिनेटेड, सारे नॉमिनेटेड, प्लस कंटेनर्स, प्लस गिरफ्तारियां। मतलब आप अब जब आप ये करेंगे तो फिर एहतजाज के अलावा हमारे पास क्या हल है? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शेख वकास अकरम। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात, और शेख साहब ने ये कंफर्म कर दिया है कि इमरान खान की जानिब से पार्टी को ये हिदायत दी गई हैं कि 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद डी चौक पर एहतजाज के लिए पार्टी ने जमा होना है। ये इनका नया टास्क है। देखते हैं कि गिरफ्तारियों, मुकदमात और इल्ज़ामात के साथ ये टास्क ये पार्टी किस तरह से अचीव करेगी। क्योंकि ब्रेक के बाद जब हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से नाजरीन करवाएंगे कि जिसको कल ही डी चौक से इस्लामाबाद की पुलिस ने गिरफ्तार किया और वो मुजाहिरा कर रहे थे फ़लस्तीन के हक़ में। अब उनसे बात करेंगे और उनसे उनकी कहानी और रुदात सुनेंगे कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया था। एक माह के अंदर अंदर इसराइल की जानिब से हमास और हिजबुल्लाह की फ्रंट लाइन लीडरशिप को निशाना बनाया गया है, और अब लबनान में मुकीम हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह के इसराइली फ़ौज की जानिब से किए गए हमलों में जाँ बहक होने की तस्दीक हो गई, जिसके बाद नईम कासिम को हिजबुल्लाह का उबूरी सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। इससे कबल हमास के सरबराह इस्माइल हनिया ईरान में इसराइली हमले का शिकार हो चुके हैं। एक जानिब हिजबुल्लाह की उबूरी क़यादत ने इसराइल के खिलाफ अपनी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान किया है, तो दूसरी जानिब इसराइल ने अपने हमलों का दायरा यमन तक फैला दिया है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक यमन के मुख्तलिफ इलाकों और पोर्ट्स पर इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिनमें इब्तदाई तौर पर 4 हलाकतें हुई हैं, जबकि लेबनान पहली ही इसराइली हमलों की जद में है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 105 लेबनानी जाँ बहक हो चुके हैं। ये मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। इसराइली जारहियत के खिलाफ पाकिस्तान में भी एहतजाज का सिलसिला जो है वो जारी है, और गुज़िश्ता रोज़ जमात इस्लामी ने इस्लामाबाद और दीगर शहरों में सेव गज़ा मार्च का एहतमाम किया, जिसके दौरान मुजाहिरीन को गिरफ्तार भी किया गया, जिन्हें बाद में रिहा कर दिया गया। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने मुल्क भर में बिजली बिल्स और महंगाई के खिलाफ भी मुजाहिरों का सिलसिला दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है, जबकि इससे कबल जमात इस्लामी रावलपिंडी में एक धरना भी दे चुकी है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी रहनुमा और साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक साहब, बहुत शुक्रिया, खुशी हुई आपको वापस देखकर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुश्ताक साहब ये बताइए कि ये पहला मौका तो नहीं है कि सेव गज़ा कैंपेन के प्रोटेस्टर्स को और आपको बशमूल आपकी बेगम के और बच्चों के गिरफ्तार किया गया हो, यंग लड़के लड़कियां थे, इससे पहले भी ये चीज़ हो चुकी है। आपको कल क्या ऐसा हुआ था उस कैंपेन में कि ये गिरफ्तारियां हुई, और कल का वाक़या ज़रा अगर आप बता सकें हमारे नाजरीन के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो गज़ा का इशू है तो एक ग्लोबल इशू है और एक बशरियत का मसला है, बशरियत की बका का मसला है, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से लेकर कनाडा तक आप देख रहे हैं कि तालीमी इदारों में, चौकों और चौराहों में लोग निकल आए हैं। इन्हीं दिनों में जब मेरे ऊपर यह तशद्दुद हुआ, मेरी अहलिया को गिरफ़्तार किया गया, हमारे ख़वातीन के ऊपर तशद्दुद हुआ, कल ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट की थी जी कि न्यूयॉर्क के अंदर हज़ारों लोगों का एक प्रोटेस्ट था यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के, हाँ, और मैं भी वहाँ पे था। तो मैंने उस गिरफ्तारी से पहले उसको रीपोस्ट करते हुए मैंने कहा था कि आप यहाँ पर क्यों नहीं छोड़ते। बात यह है कि शाम को जो मेरा प्रोग्राम था सेव गज़ा के प्लेटफॉर्म से, ज़ाहिर इतना बड़ा वाक़या हुआ है, हसन नसरुल्लाह की शहादत, उनके साथियों की शहादत, बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। यानी आप देखें, बिल्कुल पहले गज़ा को उन्होंने बमबारी की, बदतरीन किस्म की बमबारी और एक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, फिर अब लबनान को कर लिया।
پہلے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اب حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا، اب وہ ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یمن کو ٹارگٹ کر لیا. تو ہم پوچھتے ہیں عالم اسلام کے حکمرانوں سے کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. بالکل. یعنی بات فلسطین سے ہوتی ہوئی لبنان اور یمن اور ایران تک جو ہے وہ پہنچ گئی. اب کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ تو اس کے اوپر پروٹیسٹ تھا ہمارا. اب ایک طرف تو اقوام متحدہ میں وزیر اعظم نے تقریر کر لی اور وہاں پہ انہوں نے بڑا جوشیلا فلسطین کا جوشیلا خطاب ایشو یہ ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے طوفان الاقصیٰ کا، تقریباً 1 سال ہو گئے، 1 ہفتہ باقی ہے. اس 1 سال میں آپ اندازہ کر لیں غزہ کے ہر بچے کے مقابلے میں 50 کلو گرام بارود گرایا ہے. آپ کو پتہ ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیروشیما کے اوپر جو بم گرے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ، اس کی کل جو بارود کی جو اس کے مقدار کے برابر تھی وہ تھی 15,000. لندن کے اوپر جو سیکنڈ ورلڈ وار میں بارود گرایا گیا وہ 20,000. غزہ کے اوپر جو گرایا گیا وہ 85,000. 85,000. بلومبرگ نے لکھا ہے، امیجن کرنے سے، ہاں بلومبرگ نے لکھا ہے کہ غزہ میں جو ملبہ پڑا ہے اسے اگر ٹرکوں کے اندر لاد دیا جائے اور ٹرک قطاروں کے اندر کھڑی کر دی جائے تو سنگاپور سے نیو یارک تک قطار بن جائے گی. بالکل. اچھا، ہماری اسکرین پر وہ خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ ہم دکھا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. انہوں نے نیچے ایک بہت ویڈیو ایک لگائی ہے جس میں ہزاروں کا مارچ ہو رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا آئی وٹنسڈ اٹ، کمٹمنٹ آف پروٹیسٹرز واز ویری ایموشنلی موونگ. آپ اندازہ کر لیں، آپ امریکہ کے اندر وہاں پہ مشاہدہ کر رہے ہیں، وہاں پہ شریک ہو رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہے ہیں، 200 ممالک سے زیادہ سربراہان آئے ہیں، پھر بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے. اور یہاں آپ پرامن پیسفل لیگل رائٹ آف پروٹیسٹ کو لوگ استعمال کر رہے ہیں، آپ اس کو اوپر تشدد کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کل جس طرح کا تشدد ہوا ہے بچوں کے اوپر، 10 سال کے بچوں کو گرفتار کر لیا ہے. خواتین کے اوپر تشدد، خواتین کو پریزن وین کے اندر بند کر دیا گیا، تھانوں کے اندر بند کر دیا گیا، مجھے بند کر دیا گیا، میری اہلیہ کو بند کر دیا گیا. تو ان کے ساتھ ان سارے جو گرفتاریاں ہوئی ان سب کے ساتھ پولیس کا رویہ کیسا تھا کل؟ دیکھیں پولیس کا رویہ تو جو آن دا سپاٹ تھا وہ تو آپ نے دیکھا، ویڈیوز تو ہمیں نظر آ گئیں، اور تشدد تھا. ظاہر ہے جب آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، وین میں ڈال دیا، حوالات کے اندر بند کر دیا، پھر تو وہ تشدد نہیں کر سکتے. لیکن آپ نے تشدد وہاں پہ مظاہرے کے اوپر کیوں کیا؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے چیمپئن ہیں، لیکن میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں ایسے شہباز شریف صاحب سے بھی اور عالم اسلام کے حکمرانوں سے بھی کہ دیکھیں 1 سال ہو گیا ہے طوفان الاقصیٰ کا. اسرائیل کی اس جارحیت کا، اس درندگی کا مقابلہ تقریروں سے نہیں ہو سکتا. اسرائیل جدید ترین ہتھیار استعمال کر رہا ہے، کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کر رہا ہے، اور آپ اس کا مقابلہ صرف تقریروں سے کر رہے ہیں. اچھا، تقریر سے یاد آیا مشتاق صاحب کہ تقریر میں جو پہلے لفظ استعمال ہوا کرتے تھے اسرائیل کی جارحیت کے لیے وہ ہوتا تھا ٹیررزم، جینوسائیڈ، یہ لفظ ہوتے تھے. اب جو انہوں نے استعمال کیے الفاظ ہمارے جہاں سے بھی مطلب وزیر اعظم کا ہم کہہ لیں یا حکومت کی طرف سے جو استعمال ہوئے وہ ہے ایڈونچرزم. نہیں، یہ لفظ یہ تبدیل ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ نے اس کو وار سے اور کرائم سے نکال دیا، ٹیررزم سے نکال دیا. ایڈونچرزم تو ایک پازیٹیو ورڈ ہے، یہ کیا بات ہوئی ایڈونچرزم؟ دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم نے وہاں اقوام متحدہ میں اپنی تقریر میں 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات کی ہے. اب مجھے بتائیں کہ ان کو کس نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک طرف ایک جارح اسرائیل ہے کہ جو کسی بین الاقوامی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا اور 1 سال سے ایک نسلی صفائی کر رہا ہے، اور دوسری طرف آپ 2 اسٹیٹ کی گردان کر رہے ہیں. یہ اقبال کی پالیسی نہیں ہے، قائد کی پالیسی نہیں ہے، لیاقت علی خان کی پالیسی نہیں ہے. کہاں سے آپ نے 2 اسٹیٹ کا لیا ہے؟ اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ آپ امریکہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو $7 ارب IMF کا پیکج چاہیے، اور وہ پیکج لے لیا، آپ نے لے لیا. آپ صرف ڈالروں کے عوض، آپ کو علم ہوگا کہ لیاقت علی خان جب پہلی دفعہ امریکہ کے دورے پہ گئے تو امریکیوں نے ان کو پیشکش کی کہ ہم اپنے خزانے کے منہ کھول دیں گے اور ڈالروں کی بارش کر دیں گے، آپ اسرائیل کو تسلیم کریں. تو اس نے کیا، اس نے کہا کہ فلسطین ہماری روح ہے اور روح برائے فروخت نہیں ہوتی. ان لوگوں نے روح فروخت کر دی، ان لوگوں نے روح فروخت کر دی ہے. اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ آپ ایک نیوی فلوٹیلا ترتیب دے، 8 فلوٹیلا، اور وہ غزہ کی ناکہ بندی توڑ دے. وہاں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ایڈ نہیں پہنچ رہی، ایڈ روکی ہوئی ہے، انہوں نے ایڈ نہیں پہنچنے دے رہے. لیکن مشتاق صاحب، آپ لوگوں نے جب یہ سیف غزہ کی کیمپین شروع ہوئی تھی، یہاں پر ظاہر ہے ہمارا آفس BT چوک میں، تو ہم تو دیکھتے ہیں روزانہ کہ جب آپ لوگ آتے تھے،
اس وقت جب زیادہ یہ اس نے بھی جوش پکڑا ہوا تھا آپ لوگوں کی کیمپین نے اور لگاتار ہوتی تھی، ہر جمعے کی کال ہوتی تھی آپ لوگوں کی، تو اس وقت حکومت نے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ مذاکرات کیے تھے اف آئی ایم ناٹ رانگ، یا کوئی بات چیت ہوئی تھی آپ کی ان کے ساتھ جس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا؟ اس وقت آپ لوگ دھرنے پہ بیٹھے تھے، ایسا ہے؟ بالکل وہ حکومت لوگ یہی وہ کیا کہ اس وقت حکومت سے کیا طے ہوا تھا؟ بالکل تحریری معاہدہ ہے. اچھا ہاں اس تحریری معاہدے میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ اسماعیل ہانیہ کے حماس کے لیڈرشپ کو خط لکھا جائے گا. ابھی تک انہوں نے خط نہیں لکھا، اور خط میں 2 باتیں ہوں گی، کنڈولنس ٹھیک ہے اور سپورٹ. کنڈولنس اور سپورٹ، کوئی خط ابھی تک نہیں لکھا گیا. اس میں دوسری بات یہ تھی کہ آئی سی جے میں پاکستان پارٹی بنے گا ساؤتھ افریقہ کے ساتھ اس مقدمے میں. اب آپ دیکھیں کہ وہاں تو اب دوسرے ممالک آ کے بھی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ پارٹی بن گئے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، فلسطین کے لیے، اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں آپ نہیں بن رہے. اس میں تیسری بات یہ تھی کہ حکومت پاکستان 8 فلوٹیلا بھیجے گا، اور 8 فلوٹیلا جانا چاہیے. میں نے ان کو آفر کی ہے، سیو غزہ نے ان کو آفر کی ہے کہ ہم جہاز کا انتظام کر تو لیں گے. ہمارا کوئی ایڈ نہیں گئی وہاں پہ؟ گئی تو ہے شاید. دیکھیں ایڈ، وہ جو ایڈ جاتی ہے نا وہ تو اقوام متحدہ کے یا ہلال احمر کے ریڈ کریسنٹ کے تھرو جاتا ہے، اور وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 5% ضروریات ان کی پوری نہیں کر رہا. 5% خود اقوام متحدہ کہہ رہا ہے کہ 5% ضروریات پوری نہیں ہو رہی ان کی. تو پھر وہاں پہ مریض ہیں، آپ کو پتہ ہے 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، 2-3 لاکھ لوگ زخمی ہیں، ہیلتھ سسٹم کولیپس ہو چکا ہے، کوئی ادویات نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں ہے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر آپ نہیں لے جانا چاہتے ہیں ہم جہاز کا انتظام کر لیتے ہیں، اس میں دوائیاں اور اس میں خوراک رکھ لیتے ہیں، اس میں خود ہم بیٹھ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے خواتین کو، صحافیوں کو، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو، ان کو بٹھا دیتے ہیں. آپ ہمیں پاکستان کا جھنڈا دیں، اسٹیٹ اونرشپ دیں، ہم خود فلسطین جائیں گے. اگر وہاں پہ لبنان میں اور فلسطین اور غزہ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی اسرائیل مار دے، لیکن کم از کم ہم یہ کوشش تو کریں کہ یہ جو غزہ کی ناکہ بندی ہے سمندری، اس کو ہم توڑ سکیں. ٹھیک ہے. لیکن حکومت اپنے معاہدے سے بھاگ گئی ہے حکومت اپنے معاہدے سے. ایک میٹنگ اس کے بعد انہوں نے نہیں کی، ایک نقطے پر انہوں نے عمل درآمد تو پھر اب نہیں آپ کیا. لوگوں کا پلان کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے تو دیکھ لیا ہمارا کہ پلان یہی ہے، آپ لوگوں کو بھی گرفتاریاں اور وہ سارا فیس کرنا پڑے گا اگر آپ لوگ مزید. ہم تو غزہ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، فلسطین کی آواز اٹھاتے رہیں گے، اقصیٰ کی آواز اٹھاتے رہیں گے، اسرائیل کی جو زونسٹ انلیجیٹیمیٹ اسٹیٹ ہے ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. اس لیے کہ یہ اقبال کا پرچم ہے، قائد کا پرچم ہے، لیاقت علی خان کا پرچم ہے جو ہم نے اٹھایا ہے. ہم پاکستان کو امریکی غلام نہیں بننے دیں گے. کہ دیکھیں یہ معاہدہ انہوں نے کیا، ویڈیو پیغام جاری کیا، معاہدہ تحریری صورت میں موجود ہے، اس کی پریس ریلیز انٹیریئر منسٹری نے جاری کر دی ہے. عوام کا یہ فرض ہے کہ وہ لاکھوں کی تعداد میں نکلیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری کریں. بہت شکریہ ادا کریں گے. مشتاق احمد ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، سابق سینیٹر، اور یہ اپنے عزا نہیں ہٹیں گے. یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ملے اور حکومت کو مجبور کرے کہ وہ فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں اور وہ سارے مطالبات جو انہوں نے کیے تھے، جس پر حکومت نے اگریمنٹ دیا تھا ان کو ریٹن فارم میں بھی اور ویڈیو کے فارم میں بھی، اس پر عمل درآمد کرے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی ناظرین. اپنا بہت خیال رکھیے. ہمیں پاکستان کو اور جہاں جہاں پر بھی مسلمانوں پر ظلم زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.